हिंदी आचार्य में बच्चों आज से हम एजुकेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट 1813 का पढ़ेंगे। तो बच्चों इसे स्टार्ट करने से पहले एक बार हम समझते हैं कि चार्टर एक्ट होते क्या हैं। बच्चों चार्टर जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था, जिससे उसको अधिकार मिलता था। ब्रिटेन की जो रानी या राजा जो भी होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी, इसलिए कि वो सिर्फ एक कंपनी ही है उसके पास ही ये अधिकार हो जो ईस्ट के साथ में व्यापार कर सके। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी EIC ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसको फिर चार्टर दिए जाते थे कि भाई आपको 20 साल के लिए, आपको 10 साल के लिए, आपको 15 साल के लिए, फिर वही अधिकार उसमें होता था कि आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप व्यापार कर सको ईस्ट के देशों के साथ में। तो इस तरह से था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंडिया के लिए थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे पहले भी कई चार्टर, 4-5 चार्टर हैं जो मिले थे, लेकिन हम 1813 वाले जो चार्टर है उसको इसलिए पढ़ते हैं एजुकेशन में क्योंकि इस चार्टर में पहली बार बात हुई थी एजुकेशन की। तो इसलिए ये चार्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी अगर आप BEd पढ़ रहे हो या UPSC की तैयारी कर रहे हो या वैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड जब सबसे पहली बार बात होती है किसी चार्टर में तो वो 1813 का चार्टर था। तो अब हमें समझ में आ गया है कि 1813 वाले चार्टर को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, और अब हम जानेंगे कि इस चार्टर में था क्या। तो बच्चों ये जो चार्टर था इसको चार्टर एक्ट 1813 भी कहते हैं। इसके साथ ही इसका एक और नाम भी है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1813, ये भी इसका नाम है। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 कौन सा था, तो ये वही चार्टर एक्ट है 1813 का। तो इसमें ख़ास चीज़ क्या थी? इसमें एक ख़ास चीज़ ये थी कि इसमें रिलैक्सेशन मिलती है मिशनरी एक्टिविटी के लिए। इससे पहले ये रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी और कंपनी भी नहीं चाहती थी ये रिलैक्सेशन, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ये समझते थे कि भारत एक धार्मिक देश है और अगर यहाँ पर हमने मिशनरी एक्टिविटी को अलाउ कर दिया तो उससे क्या होगा कि वो लोगों को ईसाई बनाएंगे, क्रिश्चियन बनाएंगे, और जब इंडियंस क्रिश्चियंस बनना शुरू हो जाएंगे तो बाकी जो इंडियंस हैं वो थ्रेटन ना हो जाएं, कहीं उनको ये ना लगे कि कहीं हमारे धर्म के ऊपर ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, हम लोगों का नुकसान करना चाहते हैं, हमारा धार्मिक नुकसान करना चाहते हैं। तो इस वजह से कहीं कंपनी को नुकसान ना हो। कंपनी की जो कमर्शियल वेंचर हैं, जो कंपनी जो एक्चुअल में तो व्यापार करने ही आई थी और धीरे धीरे गवर्नेंस में भी आ गई, तो कंपनी नहीं चाहती थी कि हमारा कोई नुकसान हो। इसलिए कंपनी ने जो मिशनरी एक्टिविटी है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ था। लेकिन अब ये जो चार्टर एक्ट आता है 1813 का, इसने अलाउ कर दिया है कि मिशनरी एक्टिविटी हो सकती है, फ्रीली हो सकती है जहाँ पर भी कंपनी का राज्य है इंडिया में। और दूसरी चीज़ जो है इस कंपनी ने की कि अजम्पशन बाय द ब्रिटिश अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटिंग इंडियंस। अब पहली बार जो ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने पहली बार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भारत के लोगों को एजुकेट करने की। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली बार ली गई है, पहली बार इसका मेंशन है चार्टर एक्ट 1813 में, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब बच्चों देखो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसको पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता था कि एजुकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एजुकेशन का जो फील्ड था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले कुछ कहा नहीं गया कि आपको ऐसा ही करना है। तो जैसा कंपनी चाहती थी वैसा कंपनी एजुकेशन के फील्ड में काम करती थी। और वैसे भी उस टाइम पर कंपनी ओरिएंटलिस्ट से ज़्यादा प्रभावित थी, जो कि ईस्ट को बढ़िया मानते थे और बढ़िया ईस्ट के बारे में जानना चाहते थे। उस तरह के लोग थे अभी कंपनी में। लेकिन इस चार्टर एक्ट की वजह से कंपनी को कहा गया कि आप ऑब्लाइज्ड हो प्रमोट करने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए? इंटरेस्ट एंड हैप्पीनेस एंड रिलीजियस एंड मॉरल डेवलपमेंट विच इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारत के लोगों को के इंटरेस्ट की और उनकी खुशी की और उनके धार्मिक और उनके जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके मॉरल डेवलपमेंट के लिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो बच्चों, ये जो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश लोगों ने अपने ऊपर ली कि भाई कंपनी को चाहिए कि एजुकेशन के फील्ड में वो काम करे, ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि
ब्रिटिश स्टेट, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी ना, उसने भी ऐसे अपने बारे में ऐसे डिक्लेयर नहीं किया था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन, लेकिन भारत के बारे में उन्होंने इस चार्टर में लिख दिया था। अब इस एक्ट के अंदर ये था कि जो 1 लाख रुपए हैं वो कंपनी को खर्चने होंगे सालाना 1 साल के अंदर एजुकेशन के ऊपर, ख़ास तौर पर एजुकेशन के ऊपर कंपनी को 1 लाख रुपए भारत के लोगों की एजुकेशन के ऊपर खर्चने होंगे। दूसरी चीज़, मिशनरी अपॉइंटेड बिशप फॉर इंडिया। अब जो मिशनरी एक्टिविटी है वो अलाउ हो गई है। इस एक्ट की वजह से जो मिशनरीज थे उन्होंने इंडिया के लिए ख़ास तौर पर एक बिशप भी अपॉइंट कर दिया, जिसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में थे। और फिर ये जो एक्ट है इसने फाइनेंशियल ग्रांट भी दी है, फाइनेंशियल ग्रांट दी है रिवाइवल के लिए इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस। तो इंडियन लिटरेचर को आपको रिवाइवल करना है, उनको ट्रांसलेट कीजिए, उन किताबों को छापिए, और उसके साथ ही जो मॉडर्न साइंस उस टाइम पर डेवलप हो रही थी उसके लिए भी उसको प्रमोट करना है कंपनी को, और इसके लिए फाइनेंशियल ग्रांट दी गई थी कंपनी को। और इस एक्ट में एक और ख़ास चीज़ होती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कमर्शियल एकाधिकार, व्यापार करने का एकाधिकार था कंपनी का, वो ख़त्म कर दिया बच्चों। इसका कारण ये था कि नेपोलियन की वजह से यूरोप में जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वे व्यापार नहीं कर पा रहे थे, तो उनको मार्केट चाहिए थी। वे व्यापार करने के लिए दूसरी जगहों के मौके ढूंढने लगे। तो वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का इंडिया के साथ में मौका मिले। ठीक है, उनको पहले से मौका मिला हुआ है, लेकिन अब हमें भी ज़रूरत है। तो अब इंडिविजुअल जो व्यापारी थे वो भी व्यापार कर सकते थे। तो वो जो कमर्शियल मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ख़त्म कर दिया गया 1813 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो हमें इंडियन लिटरेचर प्रमोशन ऑफ साइंस करना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के लिए, उसके लिए ग्रांट दी गई। दूसरा, मिशनरी एक्टिविटी के लिए बोला गया। तीसरा, उसको एजुकेशन के ऊपर भी 1 लाख रुपए खर्चने हैं सालाना। और तीसरी मेन ज़रूरी चीज़ जो इस एक्ट के साथ में होती है वो है कि कमर्शियल मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब दूसरे जो व्यापारी हैं वो भी व्यापार कर सकते थे इंडिया के साथ में। और एक और चीज़ है, जो मोनोपोली बची है वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी की सिर्फ टी ट्रेड में बची है। टी ट्रेड को छोड़ के बाकी चीज़ों का जो ट्रेड है उसमें दूसरे जो व्यापारी हैं वो भी कर सकते हैं। एक टी ट्रेड में मोनोपोली बची थी और एक ट्रेड विद चाइना, और सिर्फ इन दोनों चीज़ों में उनकी मोनोपोली बची थी। बाकी दूसरे मर्चेंट्स जो हैं, दूसरे व्यापारी भी जो हैं, वो ट्रेड कर सकते थे इंडिया के साथ में। और ये जो एक मोनोपोली बची है, जो टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना वाली, ये मोनोपोली भी अगला जब चार्टर एक्ट आता है 1833 वाला, वो भी हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो उसमें उन्होंने वो मोनोपोली भी एंडेड कर दी। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि 4 मेन चीज़ें हैं। एक तो एजुकेशन की बात सबसे पहली बार हुई, एजुकेशन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर पहली बार बात की गई चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद मिशनरी एक्टिविटीज़ को अलाउ कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 में। तीसरी बात कि उसके इंडियन लिटरेचर के रिवाइवल के लिए और जो मॉडर्न साइंस है उसकी प्रमोशन के लिए ग्रांट दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। और चौथी, उसकी जो कमर्शियल मोनोपोली थी वो सिर्फ टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना के साथ ही रह गई। बाकी जो कमर्शियल मोनोपोली थी वो इस चार्टर एक्ट ने एंड कर दी। तो बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 क्या था और उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, एजुकेशन के फील्ड में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब वो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।